राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो उनका राजनीतिकरण मतलब देश का मुसलमान अगर श्री राम को अपना मान ले तो वो राजनीतिकरण हो गया। और आप श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएं तो वो राजनीति नहीं है। आप श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जाने से मना कर दें वो राजनीति नहीं है। हम अपने आप को धर्म बदल सकते हैं, अपना काम बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को कैसे बदलोगे? आप ओवैसी साहब अपना समझते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर, जितना और बड़े मुस्लिम नेता समझते हैं उतना ही शादाब शम्स भी समझते हैं। थ्रेट्स आते रहते हैं, लेकिन इन थ्रेट्स से हम डरते नहीं हैं। हमारा मानना है एक बार मौत आएगी और वो तब आएगी जब ऊपर वाला चाहेगा। जब से मोदी सरकार आई है देश में जो मदरसे हैं उनका आधुनिकरण तेज़ी से हो रहा है। चाहे वो कंप्यूटर की तालीम की बात करें, चाहे उत्तराखंड में जो संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जा रही थी, चाहे उसकी बात करें। अब उत्तराखंड में जो वक्फ बोर्ड है उसके जो अधीन आने वाले मदरसे हैं उनमें रामायण का भी पाठ कराया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स जी, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। तो सर, क्या विचार है रामायण को जो उत्तराखंड के मदरसे हैं उनमें पढ़ाने का, क्या विचार है आपका? नहीं, हमने नहीं कहा कि हम रामायण पढ़ाएंगे, हमने कहा हम श्री राम को पढ़ाएंगे। हम श्री राम के किरदार को पढ़ाएंगे, उनके व्यक्तित्व को पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, भूतो न भविष्यति, जो अपने पिता के एक वचन के लिए अपना राजपाट को लात मार के और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चला जाए, ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि जितना सोचो उतना कम। हमने कहा हम लक्ष्मण को पढ़ाएंगे कि ऐसा व्यक्तित्व जो अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल के और वो ये कहे कि मैं और आगे बढ़ूंगा, मेरे भाई अगर जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के तो मैं कैसे इसका सुख भोग सकता हूँ, सत्ता करो, मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। ये किरदार है। तो हमने कहा कि इतने बड़े किरदारों को नहीं पढ़ाएंगे तो किसे पढ़ाएंगे? क्या औरंगजेब को पढ़ाएंगे जो अपने सगे भाई को राजपाट के लिए उसकी गर्दन उड़ा दे? क्या उस औरंगजेब को पढ़ाएंगे जिसने उसे पैदा किया, उसके पिता जिसको इस्लाम में कहा गया माँ के पैर तले जन्नत, बाप जन्नत का दरोगा, उसी दरोगा को उठा के सलाखों के पीछे डाल दे? क्या ऐसे औरंगजेब को पढ़ाएं? हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे औरंगजेब को, हम श्री राम को पढ़ाएंगे। और क्योंकि मदरसों को हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं तो मॉडर्न मदरसों में हम NCERT का सिलेबस लागू करेंगे। उस सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हमने कहा उस सिलेबस हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे उस सिलेबस में। और उस सिलेबस में हमने कहा कि हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। हम अरब नहीं हैं, हम अफ़गान नहीं हैं, हम मुग़ल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। तो सबको अपने अपने कल्चर पे अभिमान होता है और श्री राम तो हमारी संस्कृति है। तो क्या हमें श्री राम को नहीं पढ़ाना चाहिए? तो हमने कहा कि हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। और इंडोनेशिया जैसा मुल्क वो श्री राम को आत्मसात करता है, वहाँ रामायण होती है, वहाँ रामलीलाएँ होती हैं, तो यहाँ क्यों ना हो? तो हमारे बच्चे, हमने पढ़ी, हमारे बड़ों ने रामायण ये श्री राम को पढ़ा है, हमने श्री राम को पढ़ा, तो हमारे बच्चे क्यों ना पढ़ें? वो अछूते क्यों रह जाए? मदरसे के बच्चे भी अछूते क्यों रहें? जहाँ मदरसों में हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे और हमने चाहा है कि हम उन बच्चों को हाफिज़ कुरान के साथ साथ जहाँ हम उन्हें मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, अपने सहाबाओं को पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम उन्हें श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है पढ़ने में, इल्म हासिल करने में कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और श्री राम के बारे में एक बहुत बड़े शायर हुए अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा किरदार है कि पूरे हिंदुस्तान को उन पे नाज है, उनके किरदार पे। और वो इस्लाम की दृष्टि से भी उन्होंने कहा कि ऐसा है जैसे इमाम का दर्जा उन्हें दिया। तो इमाम उसे कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ये श्री राम को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से अगर सब लोग मिल के चलेंगे, इससे बढ़िया समाज नहीं हो सकता कि इस देश में मुस्लिम मदरसों में मुस्लिम बच्चे, क्योंकि मदरसे को लोग ऐसे समझते हैं कि वो एक कुछ अलग है। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका अनुवाद विद्यालय होता है और इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। जब एक बच्चा अरब में स्कूल जा रहा होता है तो वो कहता है मॉम आई एम गोइंग टू मदरसा, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ अलग नहीं है उसमें। और स्कूल में आपको सारी शिक्षाएं मिले ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम गुरु नानक देव को भी पढ़ाएंगे, हम भगवान महावीर को पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे ना। मेरे बच्चों को सब कुछ हासिल हो। मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चले। और जब देश विश्व गुरु बन रहा हो
हमारा भी उसमें गिलहरी रूपी योगदान हो। उस सोच के साथ हमने कहा कि हम अपने मॉडर्न मदरसे में, जिसको हम मार्च से प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके सिलेबस में हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और ये अच्छी चीज़ें हैं कि हमारी जनरेशन को, न्यू जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सबको गर्व होता है तो हमें गर्व क्यों ना हो, और वो किरदार ऐसा है कि उसे सबको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा है। किसी को उसके बावजूद कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, कुछ दुख हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो चिंता मत कीजिए। मॉडर्न मदरसे जब मार्च में प्रारंभ होंगे तब मेरा अनुरोध होगा, जो आज विरोध भी कर रहे हैं वो फिर उसके बाद, उन्हें देखने के बाद विरोध नहीं करेंगे। हम एक बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर, एक खूबसूरत वातावरण में इन मॉडर्न मदरसों को अपग्रेड कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो एक सीमित कर दिया गया था उन्हें एक शिक्षा के लिए, वो भी सब कुछ हासिल कर सके और वो एक सामान्य विद्यालय की तरह उसमें वो पढ़ें। सर, क्या व्यवस्था रहने वाली, कैसे मदरसों को जो आप भगवान श्री राम के आदर्शों को पढ़ाएंगे, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखिए, हम टीचर्स, अभी प्रिंसिपल अपॉइंट किए जा रहे हैं, उसके बाद टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, तो उस तरह से टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिलेगा। और जो काबिल लोग होंगे, वो एजुकेशन कमेटी हमने बना दिया है। IFS अधिकारी हैं कहकशां नसीम जी, जो अपर सचिव वन भी हैं शासन में, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो टीचर्स के चयन में सहायता करेगी कि मेरिट पे टीचर्स का चयन हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कर पाते हैं वो समय बताएगा, लेकिन हमारी एक ईमानदार कोशिश ज़रूर है। अच्छा, जब शम्स कहते हैं कि हमारे DNA में राम है, तो कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ आपको थ्रेट्स भी आ रहे हैं? थ्रेट्स आते रहते हैं, लेकिन इन थ्रेट्स से हम डरते नहीं हैं। हमारा मानना है, हम एक बार मौत आएगी और वो तब आएगी जब ऊपर वाला चाहेगा। जब वो बुलाएगा तब हम जाएंगे, बिन बुलाए हम जाने वाले नहीं हैं। इस डर से कि हमें कुछ हो जाए, हम सच कहना छोड़ने हमारे नेचर में नहीं है। अगर हम डरते तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान होने के बावजूद इसकी राजनीति ना करते। हमारा मत ये है, ईमानदारी के साथ, सच के साथ अपने विषय को रखें। समाज में बदलाव की आवश्यकता है, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। उसे जिस जगह ला के लोगों ने छोड़ दिया है, उस जगह से उसे उठा के आगे बढ़ाने की, सीधे रास्ते पे चलाने की आवश्यकता है। आखिर वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी हमारे लोग हैं। उन लोगों को कैसे एक तरफ एक सीमित दायरे तक रखा गया है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश है, जिसमें युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। और हम इसीलिए इस चीज़ को कर पा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अब मोदी धामी सरकार है, और इस सरकार में अगर हम मजबूती के साथ खड़े नहीं हो पाए तो शायद भविष्य में कभी खड़े ना हो पाए। अच्छा सर, क्या लगता है मुस्लिम समाज क्या पूरी तरीके से तैयार है इस चीज़ को, जो मदरसों में अपने बच्चे भेजते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं इस चीज़? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पूरी तरह से तैयार है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जब हम इस मॉड्यूल को खड़ा कर देंगे तो ये मॉड्यूल में किसी के, हम धर्म को, मैं भी तो मुस्लिम समाज से हूँ, तो हम ये नहीं कह रहे हम किसी का धर्म परिवर्तित करेंगे, हम किसी के मज़हब को चोट पहुँचाएंगे, नहीं। हम वो अपने मज़हब को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे। हमारे बच्चे वो ईमानदारी के साथ कुरान भी पढ़ेंगे, कुरान का दर्स भी लेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, नबी को पढ़ेंगे, सहाबाओं को पढ़ेंगे। वो पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपको दुनिया भी तो पढ़नी पड़ेगी। आपको पूरी एजुकेशन, NCERT का पूरा सिलेबस मेरे बच्चे पढ़ें, और मेरे बच्चों को भी ये अधिकार हो कि वो भी मुख्य धारा में जुड़ें, वो भी अपने भविष्य के बारे में चिंता करें। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बता दिया और हम वैसे ही सोच के उसके पीछे पीछे चल गए। तो हमने कहा बदलाव की ज़रूरत है। और आज मैं जितना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम समाज के जो पढ़ा लिखे लोग हैं वो अब इस पर डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ठीक बोला है शादाब शम्स, ज़रूरत है समाज को, मदरसों को अब एक ही सब्जेक्ट तक बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ पढ़ाएं। और उनका दायरा आपको खोलना चाहिए। अब तक संकीर्ण मानसिकता में जिएंगे हम, और तभी हम मॉडल बन पाएंगे जब हम कुछ बड़ा सोचेंगे। और मेरा मानना है कि देश विकसित होगा अगर एक समाज पिछड़ जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि वो देश को विकसित होने से रोकेगा। तो हम पिछड़े ना समाज, उस समाज का भी छोटा सा सही लेकिन एक योगदान हो देश को बढ़ाने में। और इसलिए हम देवभूमि हैं, किसी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ न्याय हो, सबके हितों का ध्यान रखा जाए, पूरी ईमानदारी के साथ
जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो चैप्टर था वो सबके प्रयास से पूरा होगा, उस प्रयास को हम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, हरीश रावत की एक टिप्पणी आती है इस पे कि आप लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, भगवान श्री राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। मतलब कैसे कर रहे हैं श्री राम का राजनीतिकरण? मतलब देश का मुसलमान अगर श्री राम को अपना मान ले तो वो राजनीतिकरण हो गया, और आप श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएं तो वो राजनीति नहीं है। आप श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जाने से मना कर दें, वो राजनीति नहीं है। हम अपने समाज को पढ़ाने की बात भी करें, एक मुस्लिम होके मैं अपने समाज को पढ़ाने की बात करूं तो ये राजनीति होगी। कमाल हो गया। ये कही है हम हिंदी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं। अगर भारत में रहने वाला व्यक्ति श्री राम को अपना आदर्श मान रहा है, अगर मेरे यहाँ के मदरसे के बच्चे श्री राम को कल को अपना आदर्श माने, उन्हें दिल से श्री राम का सम्मान करें, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपत्ति होती है तो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम जो इमाम हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं इमाम इलियासी, तो उनके खिलाफ एक फतवा जारी हुआ, क्योंकि वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। उसके बाद उनके खिलाफ उन्हें थ्रेट्स आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो मतलब भारत में हिंदू भाईचारे, मुस्लिम भाईचारे को पनपना नहीं देना चाहते हैं? देखिए, थ्रेड देने वालों का काम थ्रेड देना है। मेरे ट्विटर अकाउंट पे चले जाइएगा, आपको ताज्जुब होगा, सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला थ्रेड लिखी हुई है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा ना, थ्रेड से डरेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम भी खामोश औरों की तरह हम भी चुप रह गए तो शायद आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। कहीं से तो बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। कोई तो कहेगा कि राम सबके हैं, तो इसीलिए हमने कहा राम हमारे भी हैं। और हम कौन हैं? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप अपने आप को धर्म बदल सकते हैं, अपना काम बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को कैसे बदलोगे? आप अपने नए नक्श देखो, अरब के नए नक्श अलग हैं, उनका चेहरा देखो, उनका कलर देखो। जो मंगोल हैं उनके चेहरे अलग हैं, जो अफ़गान हैं उनके चेहरे अलग हैं। वो 7 फीट की हाइट के लंबे चौड़े होते हैं। हम कैसे दिखते हैं? हम हिंदी हैं, इंडियंस। हमारे जो चेहरे हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। हम बार बार मैं कह रहा हूँ, हमने धर्म बदला है, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने पुरखों को नहीं बदल सकते, हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम ईमानदारी से चाहते हैं कि लोग कह रहे नहीं हम हैं तो हम भी मान तो रहे हैं, हम कर तो रहे कुछ, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। कब तक गलत करते रहोगे? कब तक इन बच्चों को, इस समाज को मुख्य धारा से दूर रखने की कोशिशें करते रहोगे? मैं ये कह रहा हूँ 70-75 साल इस मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए लोगों ने किया। आज कहाँ खड़े हैं वो मदरसे, वो उनके हालात क्या हैं सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ समय मिला है, हमें भी हमारी देख के करने दीजिए, कोशिश तो करने दीजिए। हमारी कोशिश है कि जितना हक ओवैसी साहब अपना समझते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर, जितना और बड़े मुस्लिम नेता समझते हैं, उतना ही शादाब शम्स भी समझते हैं। तो हम अगर अपने समाज में एक सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज का समर्थन भी मिल रहा है, बच्चे कितने उत्साहित हैं कि कब तक हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे, कब तक ज़मीन पे ठंड में बिठाओगे? अगर वो भी बेंचेस के ऊपर, बढ़िया फर्नीचर के ऊपर बैठेंगे तो क्या बुराई है? अगर उनके हाथ में भी एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होगा तो क्या दिक्कत है? उस लैपटॉप के अंदर जहाँ श्री राम भी होंगे, वहाँ उस लैपटॉप में बाबा नानक देव भी होंगे, उस लैपटॉप में गुरु गोविंद सिंह भी होंगे, उस लैपटॉप में यीशु भी होंगे, सारे होंगे, सारे धर्म होंगे। और जितना पढ़ना चाहो आप, जितना समझना चाहो, पूरी दुनिया को उतना समझो। और मेरा बच्चा कह सकेगा आज पूरी दुनिया मेरे लैपटॉप में, तो क्या इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है कि आज वक्त है, अगर आज वक्त के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगे। सर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, शादाब शम्स श्री राम में आस्था रखते हैं, और क्या आप दर्शन करने कब जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश राममय है। और हमारा मानना है कि मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार हज किया है, कई उम्रे की हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अपने हिंदू भाइयों की खुशी में, जब पूरा हिंदू समाज खुश है कि आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमने पहले भी अपील की थी पूरे मुसलमानों को साथ आना चाहिए। हो सकता है मुस्लिम समाज के दिल में पीड़ाएं हैं, उनको लगता है कि हमारी जो मस्जिद थी उसको शहीद करके, भले ही हमारा बाबर और अकबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
हमारी मस्जिद शहीद हुई है, तो उसका दर्द हो सकता है कि जो बहुत सारे लोगों के दिलों में हो। तो उस दर्द को दबाते हुए हमने अपील की थी कि साथ आइए, अपने भाइयों की खुशियों में शामिल। जब आप भाई कहते हैं किसी को, तो उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, उसके दुख में आपका दुख होना चाहिए। और मुझे खुशी बहुत इस बात की खुशी है कि जो लोग डरा रहे थे मुस्लिम समाज 15 तारीख से 22 तारीख तक बाहर मत निकलना, झगड़े हो जाएंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो राम को मानेंगे, जो राम को आत्मसात करेंगे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सत्य के ऊपर चलेंगे, वो इंसाफ के ऊपर चलेंगे। राम राज्य में किसी का अहित हो ही नहीं सकता। अगर सब श्री राम को आत्मसात कर लें, श्री राम के पद चिन्हों पे चलने लग जाए, तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि सब कुछ बहुत अच्छे से गुजरा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और श्री राम किसी एक धर्म, एक जाति, एक मज़हब के नहीं हैं, श्री राम सबके हैं। और जिसको मौका मिले, श्री राम हमारे कण कण में हैं, हर जगह हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे आचरण में आ जाएं, वो हम हमारे आचरण में आ जाए। रही बात अयोध्या जाने की, तो अगर हमें वहाँ से बुलावा आएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि वही जाता है जिसका बुलावा आता है, बुलावा आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। अच्छा सर, उत्तराखंड सरकार अब एक विशेष सत्र लाने जा रही है, चूँकि यूसीसी जो है उस पर यूसीसी जल्द उत्तराखंड सरकार लागू करने वाली है, तो उस पर आपका क्या सोचना है? हाँ, यूसीसी बहुत ज़रूरी है। जब आप विकसित भारत की ओर देखते हो कि हमें विकसित होना है, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हम करें, तो उसका पहला पायदान यूसीसी है। मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया था प्रदेश की जनता से, उसे वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ईमानदारी से अपने वादे को निभाना, मुझे लगता है युवा मुख्यमंत्री से लोगों को सीखना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री में दम है, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वो फिर चरितार्थ करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर भी लोग बार बार तांडव कर रहे हैं। यूसीसी विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। अगर कोई कहता है कि यूसीसी किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के खिलाफ है, किसी वर्ग के खिलाफ है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो लोग विकसित हैं उनके यहाँ यूसीसी लागू है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तमाम देशों में, जो विकसित देश हैं उनमें यूसीसी लागू है। और वहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, वहाँ हिंदूज भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सब लोग तो रह रहे हैं, सिख्स भी रहते हैं। तो किसी के कस्टम्स को कोई नुकसान नहीं है। उसी तरह से जब यूसीसी आ जाएगा तो यहाँ भी किसी के कस्टम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन मजाक नहीं होगी। आप शादी कर रहे हैं तो आप सबके सामने कोर्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आप उसको संज्ञान देंगे और वो उसकी आपको परमिशन होगी। फिर आपको अगर ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसे हालात आ जाएं आपको किसी को डिवोर्स देना पड़ जाए, तो फिर वो भी आप पहले कोर्ट को सूचित करेंगे, बताएंगे कि भाई हम अलग अलग हो रहे हैं, हम सेपरेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर की खेती है, आपने कहा कबूल और आपने कहा तलाक। घर की खेती नहीं चलेगी, किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ये नहीं चलेगा। ये कई सारी चीज़ें हैं जो समाज के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेगा यूसीसी। किसी की बुराई में नहीं है। और उसी तरह से फेरे होंगे, उसी तरह से निकाह होंगे, और उनके डॉक्यूमेंट्स आपको सरकार के संज्ञान में लाने पड़ेंगे कि भाई आपका जो डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय होगा या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा वहाँ गए और आपने वहाँ बता दिया कि भाई बच्चों की शादी है, जो कार्ड गया है, फोटोज़ गए हैं, वहाँ दर्ज हो गए कि भाई इन दोनों बच्चों की शादी हो। तो उससे एक जागरूकता आएगी समाज में। और जब आप विकसित भारत की बात करते हैं तो इतना जागरूक होना तो बनता ही है ना। तो मुझे लगता है मेरे युवा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदारी के साथ, जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा, मुख्यमंत्री को लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हुए देखा। मैं दिल की गहराइयों से दोबारा फिर युवा मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको वो जल्दी से जल्दी सदन में लाके पास करेंगे और एक नई भारत की, एक पूरे भारत को एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, एक पायदान देंगे, एक स्टेप देंगे कि इसके बाद अगर ये लागू होता है, फिर इसके बाद भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, इसके बाद हम अपना आखिरी सवाल लेंगे, चूँकि लोकसभा चुनाव भी निकट हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार अपना थर्ड टर्म में कोई 400 पार जो वो नारा दे रहे हैं वो कर पाएंगे? ये हैट्रिक लगा चुकी है जी, मुझे लगता है हैट्रिक है जी। इधर मोदी सरकार की हैट्रिक होगी, उधर उत्तराखंड से 5 सीटों की हैट्रिक होगी लगातार। मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपटीशन में भी है। ये तो अब तो सिर्फ फर्क कितना है, मार्जिन कितने बड़े होंगे।
क्या सारे तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाएंगे? क्या उत्तराखंड एक नया इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है? हाँ, मैं कह सकता हूं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, युवा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में वो देश उत्तराखंड देश में एक नया इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारी पांचों की पांचों लोकसभा सीटें एक बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और मैं ये वादा कर रहा हूं कि इस बार उत्तराखंड देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली सीटों वाला प्रदेश बनेगा, वोटों से जीतने वाला प्रदेश बनेगा। मैं ये कह रहा हूं ना, युवा मुख्यमंत्री का जो कैलिबर है काम करने का, जो प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम मेहनत कर रही है संगठन, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में तो कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है, पूरा उत्तराखंड भाजपा में है, धामी में है, मोदी में है। तो मुझे लगता है कि ऊपर नीचे नीचे सब एक कॉम्बिनेशन पूरा बैठा हुआ है। यहाँ इस कॉम्बिनेशन में किसी की कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ मार्जिन, औपचारिकता बाकी है। आप आज चुनाव करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष की इस बार जमानत जब्त हो जाए। मैं इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स, जिन्होंने हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे वो उत्तराखंड के मदरसों में भगवान श्री राम को पढ़ाना हो, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो, चाहे वो लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं उनमें उन्होंने बड़ा दावा करा है कि उत्तराखंड की 5 सीट से पूरे देश भर में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना थर्ड टर्म फॉर श्योर 400 सीट पार करेंगे। इस खास रिपोर्ट के साथ मैं मनमोहन पंवार अपने कैमरामैन मयंक के साथ।